जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे यूपीएससी पीवाईक्यू 2017 का एक क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से यूपीएससी बना देता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। यहाँ से क्वेश्चंस स्टेटमेंट से भी कभी कभी निकाल के लेके आता है, इसलिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे कह रहा है कि यह डिसाइड करता है आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 12 मेंबर बॉडी है, गवर्नर को लेके और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एवरी ईयर। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये फंक्शन करता है चेयरमैनशिप ऑफ किसके, फिनांस मिनिस्टर के। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 only, दूसरा कह रहा है 1 and 2, तीसरा कह रहा है 3 only और चौथा कह रहा है 2 and 3 only। तो कौन सा सही है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहा है वो विच प्रिंसिपल एमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार बनाए हैं और इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तीसरा है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। चौथा जो है स्टेटमेंट सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको आप कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर आपको पता हो तो दीजिए, नहीं तो इसकी कल डिटेलिंग आपको दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए क्वेश्चंस यहाँ पे डालता हूँ मैं, तभी आपको इस सब चीज़ों के बारे में एक आइडिया लग पाएगा, ओवरव्यू निकल के आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे इसको डील किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या नई चीज़ें हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूं आपको आसानी से अपडेट मिल सके। यहाँ पे पीएम जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट की प्रशंसा किए हैं कि वो पेपरलेस होने वाली है। तो यहाँ पे पेपरलेस की तरफ बढ़ती हुई अपनी नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मानी जाएगी। और त्रिपुरा जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो त्रिपुरा का लोकेशन जाके ज़रूर देखिए, उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए लोकेशंस देखने इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है मिशन लाइफ क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो प्लेज लिए हैं क्या, बैन करने के लिए कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं करेंगे, यहाँ पे बैन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कम से कम करने की बात चली जा रही है। तो यहाँ पे ग्रीन बैरियर तैयार किया जाएगा जो इसको रोकेंगे। और मिशन लाइफ क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइफ इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द रन अप टू द सेलिब्रेशन टू वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं आपको ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत हद तक अच्छी चीज़ें चल रही हैं। देखिए कहीं भी हम लोग जाते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 90% आज के डेट में प्लास्टिक से बना मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। चाहे वो एक बाल्टी नहाने से ले लीजिए, चाहे घर के फैब्रिकेशंस के निर्माण में ले लीजिए, तो हम लोग बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो लोगों ने सोचा कि ये हम क्या इन्वेंट कर दिए हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इजी एफोर्डेबल चीज़ें हैं, इसको हम लोग लंबे समय से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसका इस्तेमाल करना मानो 20 साल 40 साल देखा, तब जाके उसको समझ में आया कि प्लास्टिक तो हर जगह फैली बिखरी मिलेगी और ये डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं और ये इस डिजास्टर को, इस गंदगी को कैसे क्लीन किया जाए। तो इसलिए सिंगल यूज जो 50 माइक्रोन का प्लास्टिक है, उसको कैरी बैग, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे अपने जीवन से, तब जाकर के कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी। देखिए मोटी वाली जो प्लास्टिक की बाल्टी है वो तो रिसाइकल हो जाती है बहुत हद तक, उसमें रेसिड्यू नहीं बचते, लेकिन ये जो है हम अगल बगल फेंक देते हैं जिसके कारण ये रिसाइकल नहीं हो जाती। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। देखते हैं कहाँ तक गवर्नमेंट इस चीज़ को
आगे बढ़ाकर ले जाती है। यूनियन फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे चेयर करी हैं 27th मीटिंग ऑफ FSDC। तो FSDC क्या है हम वो देख लेते हैं। तो FSDC के बारे में यहाँ पे सीधे हम देखेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो क्या है ये एक एपेक्स बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? अगर यहाँ से क्वेश्चंस बना दे UPSC तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चंस वो किसी भी बॉडी से बना सकता है, इसलिए इसकी डिटेलिंग मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो अगर कह दे कि यह एक एपेक्स बॉडी नहीं है तो आपको याद होना चाहिए यह एक एपेक्स लेवल ऑफ बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे ये भी दे देगा कि ये RBI ने इसको बनाया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है तो RBI होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आप इसको समझ जाइए। द आइडिया टू क्रिएट सच अ सुपर बॉडी, इसका क्या काम है? तो रेगुलेटरी बॉडी है और फर्स्ट जो है मूटेड बाई रघुराम राजन कमेटी 2008 में। तो 2010 में इसकी फिनांस मिनिस्ट्री प्रणब मुखर्जी ने डिसाइड किया और सेटअप किया इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में। तो ये फिनेंशियल रेगुलेटरी को डील करेगा, इंटायर फिनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया को डील करता है। ये चीज़ें याद रहना चाहिए। एपेक्स लेवल ऑफ FSDC इज़ नॉट स्टैचूटरी बॉडी। तो ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है। अगर स्टैचूटरी बॉडी पहले किसको कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनता है वो हमें स्टैचूटरी बॉडी बोली जाती है। तो स्टैचूटरी बॉडी वही बोली जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनती है, पार्लियामेंट में बाकायदा उसका एक्ट बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है, पास होता है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं वह इस तरीके से नहीं आती हैं पार्लियामेंट में, उसको रिजोल्यूशंस पास करके ऐसे ही बना दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे भी बना दिया जाता है, नोटिस के द्वारा निर्माण कर दिया जाता है। ऐसी चीज़ों को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आता है वो स्टैचूटरी बॉडी बोली जाती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस याद होना चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से और यहाँ से दोनों को मिला के बना चुका है UPSC। रिसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, ये जो चीज़ें चल रही हैं, प्रेशर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज़ों को ये रेगुलेट करेगी, इकोनॉमिक एसेट को ये चीज़ें देखती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बॉडी है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है ये यहाँ पे जॉइंटली वर्क किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा? तो जीका फॉर प्रोजेक्ट स्मार्ट। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट आपका स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो हाई स्पीड रेल कौन डेवलपमेंट करेगा? तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स रेलवे मिल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है किसके कंट्री के द्वारा? तो यहाँ पे आपको पता होगा जापान जो है हम लोगों के साथ मुंबई से अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात करिए या हाई स्पीड ट्रेन, उसमें मदद कर रहा है। तो यहाँ पे महासर इसका पूरा नाम है और ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है देश के हित के लिए, क्योंकि टूर ट्रेवल्स जो है बहुत स्लो है भारत का, इसको फास्ट बनाने की आवश्यकता है, तभी जाके हम कहीं अपने समय को बचा पाएंगे। और जाहिर सी बात है समय बचेगा तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो ये जीका जो है जापान डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट स्मार्ट किससे रिलेटेड है यहाँ पे याद रहे, तो ये बुलेट ट्रेन से रिलेटेड है प्रोजेक्ट स्मार्ट। यहाँ पे बहुत दुख की बातें हैं, 22 लोग यहाँ से डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे केरला से न्यूज़ निकल के आ रही है कैप्साइज हो गया है बोट, जिसके कारण यहाँ पे लोग डूब गए। कैप्साइज का मतलब जब बोट चल रही होती है तो यहाँ पे पलट जाती है, तो बोट जब पलट जाती है उसको कैप्साइज बोलते हैं। एक वर्ड आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ? एक एस्चुरी में हुआ। एस्चुरी का डिटेलिंग भी आपको दूंगा कि एस्चुरी क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बैकग्राउंड से बन ही जाते हैं UPSC में, इसलिए उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एस्चुरी क्या है। देखिए एस्चुरी जब भी रिवर कोई निकल के आती है, ये रिवर ऐसी, तो वो आके जब ओशियंस में मिलती है तो इन पार्ट को हम एस्चुरी बोलते हैं। जब उसके मुहाने पे मिलती है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं।
अब ये तो फ्रेश वाटर हो गई, ये इस एरिया तक की ये ब्रैकिश वाटर हो गई, और यहाँ पे जब मिल जाती है तो ये सॉल्ट वाटर हो गई। ये दलदली एरिया है मार्सी, और रिवर जो निकल के आती है यहाँ पे मिलती है तो ये क्या हो जाती है, आपका एस्चुरी हो जाती है। तो यहाँ से टाइड्स उठती हैं, ये ओशियन हो गया, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो एस्चुरी क्या है, ये एस्चुरी आपको याद होना चाहिए कि इस मुहाने पे आके यहाँ मिलती है सी से, उसको एस्चुरी बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम 50 पीपल जो हैं यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, और कई लोगों की डेथ हुई है, 22 लोगों की बॉडीज़ नहीं मिल रही है। तो कौन से रिवर पे यहाँ पे, तो पुरपूजा एस्चुरी जो है यहाँ पे, पुरपूजा एस्चुरी याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने डाला हुआ है। 7 बजे शाम की बातें हैं, और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में ये केस हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, इसकी डिटेलिंग में दे दिया। आगे बढ़ते हैं। मोर देन अ स्टोरी, इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे एक एडिटोरियल में ये चीज़ें निकली हैं। तो डिमांड फॉर बैन ऑन द केरला स्टोरी, तो द केरला स्टोरी एक फिल्म अभी आई है रिसेंटली, बहुत हाईलाइटेड चल रही है, न्यूज़ में आ रही है। वो क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अपेरेंटली इसका जो इंस्टेंस है जो हम लोग देख रहे हैं, इस पे स्टोरी क्या है, तो फ्यू वुमेन, कुछ जो औरतें हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं क्या, इस्लामिक स्टेट, जो कि गलत माना जाता है। तो यहाँ पे ISI को यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हैं, और इसी के ऊपर ये केरला स्टोरी पिक्चर निकल के आ रही है। लेकिन क्या यह इतनी ही स्टोरी है बस, लेकिन इतनी स्टोरी ये नहीं है, इससे कुछ आगे बढ़ के है। अब उसका क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हम देखेंगे। तो यह क्रेडिट है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट केरला मद्रास की कि दे डिड नॉट यील्ड टू क्लेमर फॉर प्रोस्क्राइबिंग द मूवी। तो मूवी को प्रोस्क्राइबिंग करने की यहाँ पे बात नहीं चली, ये अच्छी बात है, नहीं तो कई लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखिए, कहीं भी कोई भी राइट्स होगा, कोई भी दंगे फसाद होंगे, रिलीजियस हों, इकोनॉमिकल हों, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए, जिसके कारण चीज़ें बैलेंस होंगी। अदरवाइज लॉ ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। और ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये एडवर्स पब्लिसिटी यहाँ पे चल रही है क्या, इस केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी अगर कुछ और है तो यहाँ पे इसको कुछ और पब्लिसाइज किया जा रहा है, ऐसा एडिटर बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ टीजर दैट मेड एन एक्सग्रेटेड क्लेम दैट 32,000 गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग इन केरला। तो 32,000 जो लड़कियां हैं वो केरला से मिसिंग बताई जा रही हैं, और इसको अलग तरीके से प्रेजेंट भी करने की कोशिश किया जा रहा है, किसको, केरला स्टोरी को, ऐसा चीज़ें बोली जा रही हैं। और ये जो 32,000 लड़कियां हैं इसको प्रिज्यूम किया जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं, प्रिज्यूमली हो रही है कि ये ज्वाइन करी हैं क्या, टेरर ग्रुप को ज्वाइन कर रही हैं, ISI ग्रुप को। तो फिल्म मेकर जो है यहाँ पे एग्री हो गए हैं कि ये विड्रॉ करने के लिए टीजर और कैरी किए हैं, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे घोषणा किए हैं। फिल्म के पहले जो डिस्क्लेमर आती है कि जो फिल्म है वो फैक्ट्स फिगर पे नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल है, स्टोरी है, इसलिए आप इसको अलग तरीके से देखें, ना कि एक फैक्ट फिगर के रूप में देखें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑर्डर दिया है उस हिसाब से रियलिटी निकल के आई है। पहले तो ये चीज़ें पॉलिटिसाइज कर दी गई थी, अभी भी पॉलिटिसाइज चल रही हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो फेक नरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम बनाने का प्रयत्न चल रहा है केरला में। अब देखते हैं ये कहाँ तक चीज़ें प्रोजेक्ट होती हैं, कहाँ तक चीज़ें चलती हैं, ये प्रोपागेंडा कहाँ तक आगे निकल के आता है। बैन कैन बी ओवरटर्न बाय द कोर्ट, जो बैन लगाया जा रहा है यह कोर्ट के द्वारा, या कोर्ट इसको ख़त्म भी कर सकता है। दे टेंड टू इवोक क्यूरियोसिटी अबाउट द फिल्म। तो जो बैन लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, जब भी बैन लगती है पिक्चर में तो आपको मालूम है उसकी सेलिंग, उसकी अर्निंग कितनी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि लोगों के माइंड में ये देखने के लिए उत्सुकता आ जाती है कि ये पिक्चरें में है क्या जो गवर्नमेंट ने बैन लगाती। तो हम आप सभी यही सोचते हैं कि एक बार देख लेते हैं यार, नहीं चाहते हुए भी एक बार देखने को चले जाते हैं। तो क्यूरियोसिटी का जो गेम है यहाँ पे चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोपागेंडा निकल के आ रहा है। वंस ए फिल्म हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक बार स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इसको सर्टिफाइड कर दी तो इसको बैन करने का सवाल नहीं उठता है। यहाँ पे लॉ के अनुसार, पब्लिक लॉ के अनुसार ये हम लोग यही चीज़ देखने और सुनने को मिलता है। आगे जो एडिटर बोल रहे हैं कि तमिलनाडु, केरला ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थ्रेट्स ऑफ प्रोटेस्ट हैव रिजल्टेड
इन द मल्टीप्लेक्सेस। तो जो भी पिक्चरें मल्टीप्लेक्सेस में चल रही हैं वहाँ पे थ्रेट और प्रोटेस्ट के बारे में यहाँ पे न्यूज़ सुनने को आ रही हैं। कुछ सिनेमा ऑनर तो इसको स्क्रीन पे भी दिखाने से मना कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी द केरला स्टोरी में चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं। यहाँ तो हाइप बना दिया गया है एक्चुअली में, सही बात बोलें तो एक प्रकार से, जिसके कारण यहाँ पे दिक्कत हो रही है उसको स्क्रीनिंग करने में भी। लोकल अथॉरिटी की बात करी जाए तो जिसकी ड्यूटी है कि वो एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने में असमर्थ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें निकल के सामने भी आई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपना रूल दिया है यहाँ पे ताकि इसको अच्छे से चलाया जाए, बैन नहीं करा जाए, ऐसी बातें बोला है। यहाँ पे आगे क्या निकल के आता है कि व्हाट इज ऑल्सो कंडेमनेबल इज़ द अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैपिटल। तो यहाँ पे इलेक्टोरल कैपिटल की क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन चल रही हैं आपके कहाँ पे कर्नाटका में, उस इलेक्शंस को लेके इसको हाइप बनाया गया है और इस मूवी का बेनिफिट लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और ये मुस्लिम कौम को यहाँ पे आईएसआई में ज्वाइन करने के लिए जो 32,000 संख्या बताई गई है, यह एक फिक्शनल बता दिया गया है। लास्ट में डिस्क्लेमर चलती है और इसको फिक्शनल बता दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो कर्नाटका में चीज़ें चल रही हैं उसका बेनिफिट ये लोग ले रहे हैं। जो भी वहाँ के इलेक्टोरल कैंडिडेट हैं वहाँ पे वो लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बातें बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे एलिक किया गया है दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच ए मूवी। तो इस मूवी में जो गलत चीज़ें दिखा दी गई हैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करिए। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में निकल के आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे बोले जो इस मूवी को क्रिटिसाइज करेगा वो सपोर्ट करेगा किसको, टेररिज्म को। ऐसी बातें यहाँ पे बोल दी हैं। अब देखते हैं ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को कहाँ तक शोभा देती है, क्या हो सकता है। इनके स्टेटमेंट कुछ इलेक्शंस में अलग ही प्रकार के आते हैं। वैसे तो काफ़ी नॉर्मल अपनी बातें जनता के सामने रखते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस होता है तो कुछ अग्रेसिव मूड में भी हमारे चीज़ें निकल के आती हैं। स्टेटमेंट, कथन हर प्रकार से, हर बॉडी, हर इलेक्शन पार्टी यहाँ पे अपनी अलग अलग कथन अग्रेसिव मूड में देती है। ऐसा नहीं है कोई एक ही पार्टी अग्रेसिव मूड में अपने कथन देती है। यहाँ पे एक डर भी है कि फिल्म परपोर्टली ग्रैपल विथ दैट यंग पीपल में बी टारगेटेड फॉर रेडिकलाइजेशन। तो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के लिए जो यंग माइंड है, जो छोटे छोटे यूथ हैं अपने, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए इस पिक्चर को कहीं ना कहीं शुड बी एड्रेस्ड बाय आइसोलेटिंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट का भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आ जाता है, जिसके कारण इसको डील करने की अच्छे से ज़रूरत है, अपनी कम्युनिटी को समझने की ज़रूरत है। और जो फॉल्स प्रोजेक्शंस लगाई गई हैं, गलत चीज़ें इसमें ली आई गई हैं, इसकी रियलिटी जो है बिल्कुल अलग है। इस चीज़ को हमें देखना होगा, तभी जाके हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से डील कर पाएंगे। ये इस एडिटर ने इसमें सारी चीज़ें बातें बोली हैं। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्या है। तो जो अभी नए नए किंग बने हैं आपके चार्ल्स सेकेंड, वो उनका जो है मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए हैं और रॉयल ट्रेडिशंस को भी आगे बढ़ाए हैं, इसको भी नहीं छोड़े हैं और मॉडर्न वैल्यूज़ को भी आगे बढ़ाए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अगर कोई बैलेंस करके अपने जीवन में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बात ये हो रही है कि 70 साल की उम्र में इनका कोरोनेशन हुआ है, इनको राजगद्दी मिली है और एक सेरेमनी में 2300 के आसपास गेस्ट हुए हैं। 100 हेड ऑफ द स्टेट भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये चार्ल्स सेकंड जो क्राउन किए गए हैं, अभी उनको मुकुट पहनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम का राजा बने हैं ये। और क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी, उनके पास होने के बाद इनको गद्दी मिली है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली टू reposition themselves as good Samaritan working towards greater good for British society। देखते हैं इनके सामने बहुत सारी चैलेंजेज हैं, क्योंकि अभी ब्रेग्जिट हुआ है जो, और ब्रेग्जिट के बाद कैसे हम यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन को लेके यहाँ पे चल सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड को कैसे लेके चल सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इनके सामने चैलेंजेज बहुत सारे हैं, यहाँ पे ये एडिटर बोल रहे हैं। तो चैलेंजेस इनके सामने क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात बोली जा रही है, प्रिंस जो हैं उनके, वेल्स जो हैं,
वाज अ क्विक टू एम्ब्रेस सक्सेसिव वेव ऑफ चेंजेस। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी अटेंटिव है, इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी अटेंटिव है। तो ये पैशनेट सपोर्टर हैं सस्टेनेबल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर के। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे चीज़ें चलती हैं। ये प्रिंस वेल्स राजा हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे चार्ल्स दूसरे हैं। ये वेल्स जो है प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। न्यू किंग हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द क्लाइमेट एंड सोशल वेलफेयर स्पेसेस। तो अपना एक नाम ये बनाए हैं, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो वर्क हार्ड टू टैकल रिफ्ट विद इन द रॉयल फैमिली। अपने रॉयल फैमिली में बहुत सारे रिफ्ट हो गए हैं। याद होगा आपको, जो प्रिंस हैरी है वो छोड़ के यूएस शिफ्ट होने की बातें बोले हैं और यूएस में शिफ्ट हो गए हैं। तो किंग चार्ल्स के जो यंगर छोटे बच्चे हैं प्रिंस हैरी, वो रिनाउंस किए हैं रॉयल ट्रैपिंग और मूव को, और कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए हैं अपनी अमेरिकन वाइफ के साथ, मेघन मार्कल के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। मेघन मार्कल के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए हैं, जो कि ये मोनार्क के थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस के अलग विपरीत डायरेक्शंस में चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, मोनार्क के एक बड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि किसी को भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और स्कॉटलैंड में जो है हुमजा यूसुफ का जो है रेन है स्कॉटिश नेशनल पार्टी के द्वारा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे और कैसे इंडिपेंडेंस रेफरेंडम जो होनी है, इस सब चीज़ों को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। यूके की इकॉनमी और सोसाइटी को कैसे, पोस्ट ब्रेग्जिट के बारे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ नेशंस को कैसे लेके चलेंगे। अभी एंटीगुआ, बरमूडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामस, बेलीज, ग्रेनेड, जमाइका, सेंट किटिस नेवी, ये सारी कंट्री जो इंगेज हुई हैं, इनको कैसे हम डील करेंगे, कैसे एम्ब्रेस करेंगे मॉडर्न वैल्यू वाइल कैरिंग मेंटल ऑफ हॉरी रॉयल ट्रेडिशन। तो अपनी मॉडर्न वैल्यू को, रॉयल ट्रेडिशंस को कैसे अमलगमेशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चैलेंजेस इनके सामने खड़े हैं। ये जो नए राजा हैं और जिस वर्ल्ड की तरफ देश मुड़ आया, कैसे इसको हम डील करेंगे, यहाँ पे इस एडिटोरियल में चीज़ें बताई गई हैं। विथ कोविड-19 ओवर अप्लाइंग द लेसन लर्न। तो हमें क्या लेसन कोविड-19 सिखाया गया है, बात करी जा रही है 1192 दिन पहले जनवरी से। तो यहाँ पे कोविड केसेस बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोगों की जानें भी गईं। और SARS-CoV-2 जो इसका वायरस था, वो कोरोना तो देखिए डिजीज़ है, कोरोना डिजीज़ है। और SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पॉन्सरी सिंड्रोम, तो ये SARS रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस 2। तो SARS-CoV, तो यहाँ चीज़ें हैं, ये वायरस है और ये बीमारी है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी एडिटर यहाँ पे बोल रहे हैं, ये कि लोग ये बोलें कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव में बच्चों को केवल इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी, जिसके समाज में इन लोगों को, कितने लोगों को पता था ये चीज़ें, फिर भी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक चली। तो इसको हटाने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर पीपल सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम, यहाँ पे जो दिल्ली में है, उसका भी एक रोल है, यहाँ पे मीडिया का रोल है। सारी रोल सही से जो आदमी अदा करेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी। लोकल कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रिवेंटिव एडवाइस दिया गया है, कैसे इससे बच सकते हैं। चाइना से कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो कैसे इसको डील किया गया, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। WHO अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये पैंडेमिक अब बिल्कुल भी नहीं है, यह कोई इमरजेंसी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये क्या हट गया है क्या पैंडेमिक, ये वायरस चला गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस अभी भी लोगों को खा रहा है, अभी भी लोगों को मार रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ें चली गई। तो हमें लेसन सीखने की ज़रूरत है और अवेयर रहने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। ए पोजीशन पेपर चाइना इमेज एंड व्हाट इट मीन्स। तो हम लोग चाइना के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेंगे। बात करी जा रही है अप्रैल 12-13 की। तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ PRC, जो चाइना होता है, PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक बस नाम का है, ये है तो मिलिट्री और कम्युनिस्ट आइडियाज़ वाले। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना किन गांग, जो यहाँ के कौन है फॉरेन मिनिस्टर, और उनके काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर कहाँ के, रसिया, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये लोग समरकंद कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ पे मीटिंग किए हैं एक
तो इस मीटिंग में ये लोग डिस्कशन किए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो पोजीशंस है पेपर पे उसकी क्या महत्वता है उसको हम लोग देखेंगे। यह एक ऐसी मीटिंग थी जो समरकंद में अफगानिस्तान में हुई है। बीजिंग ऑन इट्स पॉलिसी इन अफगानिस्तान टाइटल, तो क्या टाइटल है, चाइना पोजीशन ऑन अफगान इशू। तो ये चाइना पोजीशन ऑन अफगान इशू क्या है, तो देखिए अभी रिसेंटली चाइना का जो पोजीशन है वो क्या है, सऊदी अरेबिया और ईरान में जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं उसको भी कहीं ना कहीं एक टेबल पे ला के रख दिया है, उनमें भी डीलिंग करा दिया है। बात आ रही है अभी म्यांमार की, तो म्यांमार से भी बहुत सारे प्रिजनर को, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कराने में ये सफल हुआ है। तो वेस्ट सेंट्रल एशिया में बहुत सारे चीज़ों में ये अपना हाथ डाल चुका है और ये डीलिंग करने में आगे रह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डील कर दे रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया उसमें पीछे रह जा रहा है। तो इंडिया पीछे रहा, इंडिया को भी आगे निकलने की ज़रूरत है और डील करने की ज़रूरत है, तभी कहीं ना कहीं हम लोग एक ग्लोबली पावर के रूप में निकल के आ पाएंगे। यहाँ पे दो रीजन है। पहला क्या है कि चाइना इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान इट गिव्स क्लियर इंडिकेशन ऑफ बीजिंग पॉलिसी। तो बीजिंग पॉलिसी अफगानिस्तान में अगर ये इंडल्ज होता है तो इसकी एक पॉलिसी जो है निकल के आ रही है कि क्राइसिस रीडन कंट्री को कैसे डील करता है ये, वो हम लोग देखते हैं। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। चाइना किसी भी देश में अगर जा रहा है तो वहाँ के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कहता है कि हम बदल के रख देंगे, आपको मॉनेटरी सपोर्ट देंगे, आपको पैसा देंगे, आपके डेवलप करेंगे, आपका रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी होगा हम डेवलप करने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी अच्छी है और वो डेवलप करता है। लेकिन डेवलप करता है तो फ्री में नहीं डेवलप करता है, वो आपको एक डेप्ट ट्रैप में फंसा देता है, एक जाल में फंसा देता है, जिसके कारण आप अपनी डेप्ट को ही भरते भरते ज़िंदगी आपकी कट जाती है। 100 साल 200 साल ऐसे निकल जाती है। बात करी जाए अगर श्रीलंका की, तो आप लोगों को याद होगा श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 साल के लिए लीज पे लिया है। लेकिन एक लीज पे लेके डेवलपमेंट कर देने से सब चीज़ नहीं होता है, उसको कितने स्ट्रांगली डेप्ट में ट्रैप किया है चाइना, वो श्रीलंका इस बात को अच्छे से जानता है। तो श्रीलंका जो है चाइना की तरफ बढ़ रहा था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आई। अपने पड़ोसी देश से, अगल बगल के पड़ोसी देश से हेल्प लेना ज़्यादा सही होता है मेरे मानने में, तभी जाके कहीं ना कहीं ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं और डील कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी निकल के आई और रिफ्लेक्ट करेगा चाइना का रिसेंट एफर्ट टू रीफैशन हाउ इट इज़ व्यू इंटरनेशनली। तो इसको इंटरनेशनली कैसे देखते हैं, ये भी एक बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। ये देखिए एक बात और यहाँ पे बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं जहाँ यूएस इस चीज़ को छोड़ रहा है वहाँ आके ये अपना दबदबा चाइना दिखा रहा है। तो चाइना उस चीज़ को पकड़ ले रहा है जो यूएस चीज़ को छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग टक्कर भी हो रही है। इस चीज़ की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। बीजिंग पॉलिसी का क्या चॉइस है यहाँ पे, तो 3 रिस्पेक्ट है यहाँ पे और 3 नेवर। तो क्या है, चाइना रिस्पेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान को। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोली जा रही है। तो इंडिपेंडेंस चॉइस है यहाँ पे, रिलीजियस सेंटीमेंट है और नेशनल कस्टम फॉर अफगान पीपल है। ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखेगा और इस तरीके से यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में हाथ डाल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। भारत यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर गया। ये चीज़ें भारत को भी हाथ डालनी चाहिए थी, भारत को भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्निशंस वर्ल्ड लेवल पे इसको नहीं मिली थी। लेकिन चाइना जो है इस चीज़ का फेर फक्र और चिंता नहीं करता है, इसलिए ये सीधे आ गया और घुस गया और उसका मदद करना शुरू कर दिया। किसका? अफगानिस्तान का। तो चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे और ये देखते हैं बीजिंग अब कहाँ तक इस चीज़ को आगे बढ़ाता है और कहाँ तक इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जो बात बोला हूँ कि यूएस जिस चीज़ को छोड़ रहा है उस चीज़ का ये अच्छे से पकड़ रहा है। तो ये सीओ की मीटिंग और G20 की मीटिंग भारत में जो होने वाली भी है, उससे देखते हैं इन कंट्री के साथ हम लोग कैसा मीटिंग रखते हैं, वो आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही निकल के आई हैं। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI लेके आया है, मैरीटाइम सिल्क रोड ये लेके आया है, तो ये सारी चीज़ों पे अच्छे से कार्य कर रहा है और डेवलपमेंट इसका तभी जाके हो रहा है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस की बात करी गई है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म। चाइना अर्ज किया है किससे, तालिबान से, कि रीजनल कंट्री एंड इंटरनेशनल
कम्युनिटी टू क्रैक डाउन द टेरर ग्रुप। तो टेरर ग्रुप को यहाँ पे चाइना बोला है कि कम करिए, कहीं ना कहीं इस ग्रुप को आप कम करेंगे तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ऐसा ये मुंह से बोला है, लेकिन अंत में इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। चाइना को जिसको सपोर्ट करना रहता है वो करता है, उस ऐसी कंट्री यहाँ पे है ये। अब बात करी जाए क्वेश्चंस ऑफ रिफ्यूजी की तो नारकोटिक्स की, तो देयर क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग आर आल्सो हाईलाइटेड। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है, आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान से अफीम की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, भारत में आ जाती हैं। फिर भारत एक ऐसा लैंड्रोमैट कंट्री है जहाँ पे किसी भी देश में जाएंगे तो एक रिस्पेक्ट के रूप में आपको देखा जाता है, तो वहाँ पे चेकिंग थोड़ा कम होता है, जिसके कारण ये चीज़ें अफीम वगैरह आसानी से एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो इंडिया का सहायता भी लेते हैं, इन रेपुटेड कंट्री का सहायता लेते हैं ये लोग, और यहाँ से अर्निंग अपना कमाते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बारे में आपको बता ही दिया। यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता दिया। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे इनिशिएटिव एंड पीस प्रपोज्ड ऑन यूक्रेन विच प्रिसीडेड द पोजीशन पेपर ऑन अफगानिस्तान सिग्नलिंग बीजिंग क्वेस्ट टू मॉडिफाई इमेज ऑन सॉलिडेरिटी। तो बीजिंग जो है अपना इमेज आगे बढ़ाने की भी बातें बोली हैं। बहुत अच्छा ये एडिटोरियल था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सारा कवर किया। तो बीजिंग जो है अपना जो है पहले वाला जो फेस था बीजिंग का, वो चेंज करके आगे बढ़ता हुआ सीधे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ओवरटेक कर रहा है। सीधे बोली जाए बातों में किसको, तो यूएस को ओवरटेक करने की बात बोली जा रही है। जो भी बताया, ईरान और सऊदी अरेबिया में भी इसने संधि करा दी है। एक टेबल पे कभी बैठने वाले ये लोग नहीं थे, लेकिन आज एक टेबल पे बैठ के डीलिंग करते हैं, अपनी एम्बेसी को, डिप्लोमेट को एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तालिबान जो है वेलकम किया है पेपर, वेलकम द पेपर एंड चाइना लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सपोर्ट। तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पे बात चल रही है कंट्री की, हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान को और वहाँ के डेवलपमेंट में भी हाथ बटाएंगे। देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें चलती हैं। सेंट्रल एशिया देखिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में दिक्कत ये है कि एक टेरर ग्रुप है इस सेंट्रल एशिया में, जिसके कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस है आईएसआई से, बहुत सारे टेरर ग्रुप से, तालिबानी से। तो यहाँ पे देखिए अभी अफगानिस्तान की बात करी जाए तो अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जब गिरी तो तालिबान इमर्ज होके आ गए और यूएस यहाँ से छोड़ के चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो छोड़ के जा रहा है तो चाइना यहाँ पे कैप्चर कर रहा है और इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। चाइना हाई साउंडिंग रिटोरिक ऑन द लिंकेज बिटवीन अफगानिस्तान और चाइना। तो ये एक अच्छी बात है, इन दोनों में लिंक हो रहा है, और लिंक हो रहा है तो अच्छी बात है। और लेकिन अच्छी बात के साथ क्या है कि भारत और चाइना कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। रसिया और ईरान का भी इशू जो चल रहा है वहाँ पे, ये इस चीज़ को कैसे, ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था, तो अभी भी सैंक्शंस है ईरान के ऊपर कि आप न्यूक्लियर की तरफ नहीं बढ़िए, हम आपको सपोर्ट देंगे। बराक ओबामा के टाइम से ही संधि हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा पुल्टा चीज़ें कर दी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इस एडिटोरियल में बताई गई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको इसकी न्यूज़ मिलेंगी। इस एडिटोरियल को जाने से पहले मैं आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी दिखाऊंगा कि चाइना की जो पॉलिसी है वो देखिए, ये मैरीटाइम सिल्क रोड है। चाइना जो है अपना समुद्री व्यापार भी बढ़ाना चाहता है, लैंड से भी व्यापार बढ़ाना चाहता है। तो यूरेशियन में भी वो अपना दबदबा रख रहा है और एशिया में भी तो बड़ा कंट्री के रूप में है ही ये। और कहीं ना कहीं ये आपका अफ्रीकन प्लेट पे भी एंट्री मार चुका है। तो ये एंट्री अफ्रीकन प्लेट पे भी मारेगा। यहाँ से चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आ रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से हम लोगों के पाकिस्तान ऑक्युपाई कंट्री से ये लेके आ रहा है, जो कि इंडिया यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो इंडिया अपोज क्यों नहीं करेगा जब आप इसके लैंड से लेके जाइएगा बिना इसकी अनुमति के, ये बातें बोली जा रही हैं। हर तरीके से ट्रेड में ये इंडल्ज होने की बात करी है। ये कोई इसका कॉन्टिनेंट छूटा नहीं है, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर तरीके से कनेक्टिविटी करने की ये बातें बोली जा रही हैं। लेकिन बात आ रही है यहीं पे चाइना की कि मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कितनी है। तो आप देख सकते हैं टॉप
10 कंट्री बाई शेयर, 2019 का आंकड़ा है ये, लेकिन चाइना का अभी 28.7% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकल के आ रही है। यहीं पे बात करी जाए तो मात्र 16.8% है किसका, यूएस का, जापान का मात्र 7.5 है, जर्मनी का मात्र 5.3 है, इंडिया देखिए 3.1% के साथ कितना है। तो चाइना से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये अपनी स्टेट अभी है, अपनी अभी स्थिति ये है, सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यूके, इंडोनेशिया, फ्रांस, ये लोग 1.2 पॉइंट पे अभी चल रहे हैं, लेकिन हम इंडिया तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन किस परिस्थिति में है हम ये अभी समझ सकते हैं। तो असली टक्कर इन्हीं दोनों में है, ये चीज़ें दिख रही है। कुछ और देखते हैं चाइना के डेप्ट के बारे में। तो वर्ल्ड में कितने लोगों को डेप्ट ट्रैप में ये फंसा चुका है। तो टॉप जो 5 कंट्री हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। वो जिबूती जो है 42%, अंगोला 35%, लाओस 30%, मालदीव 29%, मंगोलिया 24%, ऐसी कंट्री जो डेप्ट ट्रैप में फंसी हैं। तो कंट्री मोस्ट इन डेप्ट टू चाइना, तो सब इनकी उधारी है, उधारी बांट के ये रखे हैं। 2021 का ये आंकड़ा है। तो आप देख सकते हैं लाल पीला हरा नीला कैसे ये चीज़ें हुई हैं। ये टॉप कंट्री हैं, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। वर्ल्ड की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जिसके कारण ये बताना नहीं चाहते वहाँ के नागरिक को, रिस्पॉन्सिबल जो उनकी है वो बहुत कम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हाईएस्ट जो रैंक रखते हैं वो नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क रखते हैं, किस में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट रैंक रख रहे हैं वो कौन है, वहाँ पे वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये कंट्री हैं। तो वियतनाम कहाँ पे है, तो वियतनाम ये है, चाइना यहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोकेशन देख सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी। अब बढ़ते हैं मोस्ट वुमेन हु गॉट डाइवर्स वेयर पुश्ड टुवर्ड्स इट। तो जो भी वुमेन डाइवर्स होती हैं वो इनको ढकेला जाता है, ऐसा बात यहाँ पे बोली जा रही है, बात करी जा रही है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बोला है कि जो मैरिज बिंग रैंक्ड बियॉन्ड होप ऑफ साल्वेज, तो जो भी कोई सिचुएशंस ऐसा नहीं है जिस मैरिज को हम रिज्यूम कर सकें, उसमें डिवोर्स ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं हो। तो इस तरीके से 142 का आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपना जजमेंट सुनाया है कि अगर इर्रिट्रेबल मैरिज है तो ही हम उसको, इर्रिट्रेबल मैरिज क्या होता है पहले वो जानते हैं। ऐसी मैरिज जिसको रिवाइव नहीं किया जा सके, उस पर डिवोर्स होना है, नहीं तो दोनों को परेशानियां होंगी, उसको इर्रिट्रेबल मैरिज बोलेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं निकल के बाद सामने आ रही हैं। तो 142 आर्टिकल का इस्तेमाल करके स्वयं जजमेंट दिया है और कहा है कि एक रेयर सर्टन केस में हम इस पर सुनेंगे और तब जाके इसको जल्द से जल्द डिवोर्स हम अप्लाई कर देंगे। तो ये नहीं कि हर केस में आप डिवोर्स पा जाएंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट देखेगी, सुनेगी, समझेगी, तब जाकर आपको तुरंत यहाँ पे क्विक डिसीजन देगी डिवोर्स के, चलिए आप डिवोर्स हो जाए। ये मैटर नहीं करता है कि अगला मेल फीमेल, आपको दोनों की कंसेंट जरूरी है कि नहीं। कोई एक अगर कह रहा है तो भी यहाँ पे उसकी बात सुन के समझ के सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेने में सक्षम है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग वायलेंस, किस किस स्टेट में एक्सपीरियंस हो रही है वायलेंस की, जिसके कारण डिवोर्स की समस्या उभर के आती है। तो मैरिटल स्टेटस करेंटली जो मैरिड हैं वो इमोशनल वायलेंस से कितना 13.2% फेस कर रही हैं, और डिवोर्स सेपरेटेड जो है 26.9। तो जो है डिवोर्सी जो है वो ज़्यादा फेस कर रही हैं, और जो करेंटली मैरिड हैं वो बहुत कम है। तो फिजिकल वायलेंस 27%, 42% डिवोर्सी कर रही हैं या वीडो कर रही हैं। सेक्सुअल वायलेंस 5.8% कर रही हैं, और जो डिवोर्सी सेपरेटेड और डेजर्टेड वुमेन है, जो बांझ वुमेन है, जो विधवा हैं, वो 13.4% कर रही हैं। फिजिकल वायलेंस 28.3 है, 43.6 है किसके लिए, डिवोर्सी के लिए। 31% इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल सब हो रही है, 46% यहाँ पे डिवोर्सी लोग हो रही हैं। मैरिटल कंट्रोल बाय हस्बैंड, तो हस्बैंड अपनी बीबी को कैसे कंट्रोल में कर रहे हैं। तो करेंटली जो मैरिड हैं वहाँ पे 25% हो रही हैं, जो डिवोर्सी हैं वो 35.7% करने की बातें कर रही हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्यूज हर ऑफ बीइंग अनफेथफुल, तो यहाँ पे जो बीबी हैं उनको अनफेथफुल वो उनको बोला जा रहा है, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा। तो 10% यहाँ पे 21% डिवोर्सी को बोला गया है। डज नॉट परमिट टू मीट हर फीमेल, तो अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ उनको आज्ञा नहीं दी जाती है कि वो मिले, जो कि बहुत ही गलत बात है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। व्यक्ति अपने ही समाज में अगर अपने ही लोगों से अगर उनको रेसिस्ट करने लगे तो कैसा एक
ह्यूमन लाइफ है। तो हमको नहीं लगता ये ह्यूमन लाइफ कोई बहुत अच्छी हेल्दी ह्यूमन लाइफ होगी। अपने ही लोगों को कैसे हम रेसिस्ट कर सकते हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पे 19% लोग रोकते हैं, 23% डिवोर्सी को रोकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो बात निकल के आ रही है लिमिट करने के लिए विथ हर फैमिली, के अपने ही परिवार में आप रहें, वहाँ 15%, 23%, ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ें हैं सी इज़ एट ऑल टाइम, तो यहाँ पे इंसिस्ट करेंगे नोइंग वेयर सी इज़ एट ऑल टाइम। तो उसकी डे रूटीन को भी चेक करने की 19% बातें बोली गई हैं, 24.3%। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही हैं जिसके कारण डिवोर्स की तरफ औरतों को पुश करने की बातें बोली गई हैं इसी एडिटोरियल में एडिटर के द्वारा। डज नॉट ट्रस्ट हर विथ मनी, तो मनी जो है उनके ऊपर पैसे देने से भी शक करते हैं कि ये पैसे का कहाँ इस्तेमाल करेंगी, कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगी, हर प्रकार से उनके ऊपर शक करा जा रहा है। तो 20.5% करेंटली मैरिड वुमेन के ऊपर और 26.9 डिवोर्सी के ऊपर। वुमेन एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, कितने लोगों को एम्प्लॉयड मिली है, तो करेंटली जो मैरिड एम्प्लॉयमेंट है 26.6% और डिवोर्सी 49.1%। जाहिर सी बात है डिवोर्सी की संख्या यहाँ बढ़ेगी क्योंकि अगर डिवोर्सी हैं तो उनको अपनी जीविका स्वयं कमानी पड़ेगी, इसलिए 49.1% यहाँ पे दिखलाया जा रहा है। एम्प्लॉयड इन 12 मंथ प्रीसीडेड बाई सर्वे और करेंटली एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे 5.4% है, यहाँ पे 8.7%। नॉट एम्प्लॉयड इन 12 मंथ प्रीसीडिंग द सर्वे, तो यहाँ पे 68.1% को नॉट एम्प्लॉयड 12 मंथ की बात करी जा रही है और 42.3% में ये आ रही हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे शेयर ऑफ वुमेन हु वेर अलाउड टू गो, तो आप इधर उधर कहाँ जा सकती हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, आपको फ्रीडम कितनी मिली है, लिबर्टी मिली है। तो करंटली जो मैरिड हैं वो 57.5 हैं और विडो डिजर्टेड हैं 79.9। तो 80% के आसपास जो भी विडो लोग हैं उनको स्वतंत्रता ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है और जो करंटली मैरिड हैं उनको कम देखने को मिल रही है। ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। हेल्थ की फैसिलिटी भी 53% इनको मिली है और 76% इनको मिली है। विलेज कम्युनिटी लेवल में जाने के लिए 51%, 74% विडो डिजर्टे के लिए। ऑल 3 प्लेसेस यहाँ पे 43% है, 68%। वुमेन एक्सेस टू मनी, कितने वुमेन के पास पैसा रखने का अधिकार है, पैसे को रखने का अधिकार यहाँ पे दिया जाए। तो करंटली जो मैरिड हैं वहाँ पे 53.6% और डिवोर्स और डिजर्टेड जो है 72.8%। बैंक सेविंग अकाउंट कितने के पास यूज होता है, तो करंटली जो मैरिड हैं 79-80% के आसपास और ये 87-88 के पास यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया। ये आपका हो गया इंडिया चाइना का रिलेशन जो आपको मैं डिटेलिंग में दिया। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं जो आपको यहाँ पे मैं डाटा दिया। तो ये सारी डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैरिटल और एक्सपीरियंस किया हुआ और वुमेन का एम्प्लॉयमेंट रेशियो, फ्रीडम मूवमेंट का रेशियो, कहाँ पे घूम सकते हैं, क्या आज़ादी है, और ये जो वायलेंस है उसकी प्रेगनेंसी के अनुसार ये करंटली जो मैरिड 2.9% शादी के बाद वो फेस करती हैं वायलेंस, प्रेगनेंसी के दौरान ही फेस करती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। कम से कम इस दौरान तो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी चीज़ के दौरान नहीं होनी चाहिए। क्यों? प्रेगनेंसी के ही दौरान ये चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान तो होनी ही नहीं चाहिए और भी किसी चीज़ के दौरान नहीं होनी चाहिए। देखिए, ह्यूमन जो बनाया है ईश्वर ने सबको इक्वल बनाया है, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। तो जेंडर बायस हमें भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर देगी आपकी इकॉनमी के तहत। आपकी इकॉनमी का 50% बात करी जाए तो अगर फीमेल है तो उस फीमेल की पॉपुलेशन को हमको काउंट करके चलना पड़ेगा अपनी इकॉनमी में। अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारी 50% की इकॉनमी कम हो जाएगी, हमारी फोर्स कम हो जाएगी। तो वर्किंग फोर्स को लेके आगे चलना है तो कहीं ना कहीं इस फीमेल जो ग्रुप है इसको आगे लेके चलना पड़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके चलना पड़ेगा। तो डिवोर्सी की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, 7.2% जो वायलेंस फेस करती हैं। ये यहाँ पे एसेस टू मनी का मैंने रेशियो बता दिया। ये सारे आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा, इसलिए मैंने इसको आपके सामने बताया। इसका इस्तेमाल आप यूपीएससी के किसी भी पेपर में करेंगे, आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, तभी जाके हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे।
व्हाट इज़ ब्लू स्काई? तो ब्लू स्काई क्या है? लेटेस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आ गया है मार्केट में। इसको देखते हैं क्या है। तो ट्विटर जो है अभी रिसेंटली आपको एलन मस्क ने इसको ख़रीदा है। तो ट्विटर ख़रीदने के बाद जो ट्विटर के संस्थापक थे वो लोग कुछ नया चीज़ लेके आ गए हैं। तो ब्लू स्काई लेके आ गए हैं। 8000 जो इसके एम्प्लॉय थे वो 1000 के आसपास एम्प्लॉय हो गए हैं। किसके? यहाँ पे ट्विटर के, जो एक सोशल मीडिया लिमिटेड वर्ड में आपको लिखने की इजाज़त देती थी। Decentralized Mastodon emerged as an early counter. Blue Sky has come to the fore as a potential claimant to Twitter throne. तो यहाँ पे देखते हैं ब्लू स्काई और ट्विटर में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं, कौन आगे आके निकलता है। बात करी जा रही है ब्लू स्काई की, तो ब्लू स्काई तो अभी मार्केट में इमर्ज आउट हुई है। अभी इसके बहुत सारे यूजर्स नहीं हैं, लेकिन ट्विटर के तो भरमार हैं। यहाँ पे कभी न कभी यहाँ पे बातें उठती ही रहती हैं ट्विटर की, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। ब्लू स्काई जो है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और सोशल वेबसाइट है, जो कि AT प्रोटोकॉल, ऑथेंटिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के आधार पे इसको बनाया गया है और क्लासिफाई किया गया है। किसके तहत? ट्विटर के तहत ही, ट्विटर के कंपटीटर को के तहत ही इसको बनाया गया है। तो ये ट्विटर के जैसा ही है। ब्लू स्काई ये कहता है कि फाउंडिंग मिशन इज टू बी डेवलप एंड ड्राइव लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओपन अ डिसेंट्रलाइज पब्लिक कन्वर्सेशन। तो इसको डिसेंट्रलाइज वे में ले जाने की बात करी जा रही है। ब्लू स्काई के पीछे कौन है? तो यहाँ पे ब्लू स्काई के पीछे जे गार्बर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसको लेके चल रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के ऑनर भी रह चुके हैं यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में जो क्रिप्टो करेंसी के लिए वर्क करते थे उसके यहाँ पे इनको ब्लू स्काई के CEO बनाया गया है। तो क्या नाम है इनका? जे गार्बर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे गार्बर का नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पे ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी जो थे पहले, अब तो इसके CEO आपके बन गए हैं एलन मस्क साहब। ये खरीद लिए हैं ट्विटर को। तो ये डॉर्सी ने इसको बेच दिया, तो जिसके कारण ये नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसका नाम ब्लू स्काई है। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करता है? तो अभी इतनी जल्दी तो रिप्लेस करने वाला है नहीं, और ब्लू स्काई को बहुत समय लग सकता है ताकि ये सही तरीके से डेवलप करे। व्हाट इज़ लाइक ऑन ब्लू स्काई? तो ब्लू स्काई में स्क्रीनशॉट ऑफ ब्लू स्काई प्रोफाइल रीट्वीट CEO ने किया है, और इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल लगभग इसी की तरह है, ट्विटर की तरह है। इसमें भी हार्ट पोस्टिंग हो सकती है, कमेंट हो सकता है, शेयर हो सकता है, लाइक हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें सुविधाएं दी गई हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हाउ इज़ ब्लू स्काई डिफरेंट फ्रॉम मास्टोडॉन? तो मास्टोडॉन से कैसे ये अलग है? तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ब्लू स्काई इज स्टिल हाईली कंट्रोल बाय टीम ऑफ क्रिएटर एंड एंट्री इज बेस्ड ऑन द लिविंग कोड। तो ये कोड के द्वारा आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, तभी जाके आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होंगी। तो मास्टोडॉन जो है एक ओल्डर गोइंग बैक टू 2016 के आसपास का यह है। ये थोड़ा पुराना है, लेकिन ब्लू स्काई अभी रिसेंटली मार्केट में आया है। सर्विलेंस विजिलेंस कोविड-19 के लिए ज़रूरी है। कौन बोली गई हैं यहाँ पे? ये आपकी स्वामीनाथन जी बोल रही हैं, जो फॉर्मर WHO की चीफ हैं। तो फॉर्मर WHO चीफ, वायरस जो है बोल रही हैं अभी भी गया नहीं है, हमें देखने की ज़रूरत है। जब जैसे ही WHO ने इसके बारे में ये बोला कि यह कोई बहुत बड़ा अब पेंडेमिक नहीं रहा, इसलिए सौम्या स्वामीनाथन ने अपना इंटरव्यू में ये बातें बोली हैं कि ये वायरस कभी भी अपने रूप को बदल सकता है, इसलिए इसमें लापरवाही रखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ग्लोबली अटेंटिव रहने की ज़रूरत है और हेल्थ के लिए अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, तभी जाके इसको हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल रख सकेंगे। याद है आपको जब पहला वेव आया था, ये पहला वेव में लोगों को इम्पैक्ट किया, दूसरा वेव में कितने लोगों की डेथ हुई, तीसरा वेव में बोला बच्चों को होगा, लेकिन बच्चा को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह म्यूटेंट है वायरस कोरोना का, वो अपना कोडिंग हमेशा बदलता रहता है। अब मान लीजिए X कोड की हम दवाई बनाएं, वो Y कोड पे चला गया तो ये काम नहीं करेगा। Y कोड पे दवाई बनाएं और Z कोड पे चला गया तो भी काम नहीं करेगा। तो ये म्यूटेंट है, और कोई भी म्यूटेंट वायरस होता ही होता है। तो ये इतनी तीव्र गति से बदलता है, ये इसकी स्पीड हर वायरस की अलग अलग होती है। तो इसकी जो स्पीडिंग है म्यूटेशन की वो अलग है, जिसके कारण ये कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है।
ऐसा सौम्या स्वामीनाथन बोल रही हैं। और WHO जो आगाह कर रहा है कि अब इमरजेंसी का सिचुएशन नहीं रहा, पेंडेमिक का सिचुएशन नहीं रहा, तो सच बात है नहीं रहा, लेकिन ये बहुत हद तक अभी भी लोग इससे मर रहे हैं। हमको वर्ल्ड में ग्लोबली देखने की आवश्यकता है, चेक करने की आवश्यकता है। कोविड-19 कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको सही तरीके से एक प्लान्ड वे में काम करेंगे तब जाके इस पर हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आ रही हैं, जापान साउथ कोरिया एग्री हो गए हैं किस चीज़ के लिए, कि अपना लैंडमार्क रीजनल शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फूमियो किशिदा जो हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं सियोल में। सियोल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल है। 12 साल में ये पहली बार कोई जापान के PM यहाँ पे विजिट किए हैं। तो यहाँ इन लोगों के रिलेशंस जो हैं जापान ओवर जापान रिलक्टेंस टू अपोलोजाइज फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया। तो जो कोरिया के कुछ कार्य थे उसके ऊपर ये अपने चीज़ों को प्रकट किए थे, अपनी इच्छाओं को प्रकट किए थे, जो कि अपोलोजाइज करने वाली चीज़ें नहीं थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और नॉर्थ कोरिया और चाइना का क्या यहाँ पे एंगल है वो हम लोग देखेंगे। फूमियो किशिदा जो है संडे को पहले जापानीज लीडर बन गए जो 12 साल में, आपको पहले बताया, पहले यहाँ पे पहुँच गए हैं। साउथ कोरियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम यून सुक यूओल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम बट ओवर चाइना रीजनल मसल फ्लेक्सिंग। तो यहाँ पे आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ये जापान और ये US, तो इन लोगों में, और सॉरी ये चाइना, तो इन लोगों में क्या जियोपॉलिटिक्स है, कैसे चीज़ें चलेंगी, इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बातें बोल रही हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में हम ये समझेंगे कि अगर नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करता है, टेस्टिंग करता है, प्रिपेयर करता है, तो US को क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि US के बहुत सारे ऐसे लैंड हैं, आइलैंड हैं, जो कहाँ पे हैं, आपके सीधे यहाँ पे प्रशांत महासागर में हैं। तो प्रशांत महासागर में ही धमकी देता है नॉर्थ कोरिया कि हम ICBM छोड़ देंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देंगे, जिसके कारण ये डर साउथ कोरिया पे भी लगा रहता है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी नहीं बनती है। तो यहाँ पे US जो है बैकिंग देता है किसको, साउथ कोरिया को, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को, न्यूक्लियर थार्ड लगा के THAAD, तो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिवाइस लगा के, ताकि कोई भी ऊपर से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आए, इसको थार्ड जो है डिटेक्ट करे और हवा हवा में ही मार दे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे लगा के रखा है। तो ये सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं साउथ कोरिया को। यहाँ पे जापान के जो हैं PM फूमियो किशिदा यहाँ पे गए हैं, मीट किए हैं। देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो है फॉल आउट हुआ है। नॉर्थ साउथ कोरिया के लोग सोच रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर के रूप से किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देखते हैं जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से ये यहाँ पे चलती है। यहाँ पे गनमैन जो है किल किया है 8 पर्सन को, यहाँ पे शॉपिंग मॉल टेक्सास में। टेक्सास कहाँ है? US में है। यहाँ पे लोग हाथ खड़ा करके देखिए भागती हुई नज़र आ रही है, ये लड़की दौड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये बहुत दुख की बात है कि लोग कहीं क्लास में, तो कहीं मॉल में, तो कहीं पब्लिक प्लेसेस पे लोग गन फायर करना लग रहे हैं। तो ये सोच से भी परे वाली चीज़ें निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट जो है सबालेंका जो हैं वो रिक्लेम करी हैं, पुनः एक बार जीती थी तो पुनः रिक्लेम करी हैं मैड्रिड ओपन क्राउन। तो यहाँ पे इनको देख सकते हैं, मैड्रिड ओपन क्राउन कौन जीती हैं, तो इनका पूरा नाम आर्यना सबालेंका है, जो वर्ल्ड नंबर 2 पे चली गई हैं। तो ये अच्छी जीत है, इनकी जीत को सराहना होना चाहिए, क्योंकि 2 बार कोई चीज़ें जीत लेना इजी चीज़ें नहीं होती हैं। ये थी आज की एडिटोरियल। आशा करते हैं आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे पसंद आई होगी, और इसका रिवीजन एक बार आप अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि रिवीजन से ही याद रहे फ्रेंड्स। रिवीजन से आपको क्या होगा कि आपकी जो भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर देखिए बात करी जाए पढ़ने की, तो पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो अपने दिमाग में रख सकता है वही एग्ज़ाम में उसका उपयोग कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए क्या करना होगा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप लिख कर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो लिख के पढ़ने से क्या होगा, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। देखिए लिख के पढ़ने से जो आपका दिमाग प्रोसेस करेगा ना, वो हर वे में प्रोसेस करेगा, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग,
तो ये सारी चीज़ों में आपका धीरे धीरे परफेक्शंस हो जाएगा, जिसके कारण आप समझ सकते हैं आपकी कहीं ना कहीं बूस्टअप होगी एनालाइजिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर। तो इन सब पावर्स को आगे आप बढ़ा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और एनालाइजिंग पावर अच्छे से बढ़े। दोस्तों ये मेरा चैनल है, इसको आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बिल्कुल भी नहीं भूलें सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।